नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और इस कैबिनेट बैठक में आज कौन-कौन से प्रस्ताव जो है पास हुए हैं वो हम जानने वाले हैं। आपको बता दें, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारत सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग की पुनर्गठन का प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है नया नामांकन होगा और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीएम योगी ही अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा भी कई अहम फैसलों पर जो है राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से प्रस्ताव जो है पास हुए हैं, इनको सिलसिलेवार हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में रानीपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को पास किया गया है। दूसरा प्रस्ताव, नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर का सीमा विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। राज्य योजना जो है आयोग का पुनर्गठन करते हुए नवीन संस्था स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। गोंडा जनपद की नगर पंचायत कटरा का सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन जो है सेंटर का निर्माण पीपी मोड पर किया जाएगा। निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराने के संबंध में योजना आयोग में जो है पीएनयू की रचना की जाएगी। 50 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ईपीसी मोड में कराए जाने वाली प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। वहीं आपको बता दें, बुंदेलखंड के लिए भी ऐलान हुआ है। मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए बाघ अभ्यारण्य योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व को जो है अधिसूचित करने की मंजूरी दी है और इसी के साथ ही चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। वहीं आवश्यक पदों की स्वीकृति के साथ रानीपुर बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो फैसले हुए हैं वो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, जो मंत्री परिषद की बैठक के बाद जानकारी दे रहे हैं एक मंत्री उनके मुख से। लेकिन उससे पहले बता दें, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र मेगा फौना टाइगर, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरण, सांबर, चिंकारा आदि पक्षी सरीसृप जो है और अन्य स्तनधारियों का घर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना बुंदेलखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ क्षेत्र की पर्यावरण पर्यटन क्षमता के उद्घाटन के साथ साथ जो है स्थानीय आबादी को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। खैर, सुनवाते हैं आज की जो है बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। जैव ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा, किसान जो पराली जलाते हैं या पराली जलाने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं किसान, उससे मुक्ति दिलाने का, उसी तरह से जो कृषि में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसका सदुपयोग हो सके, मंडी से निकलने वाले वेस्ट का सदुपयोग हो सके, नगरीय अर्बन वेस्ट का सदुपयोग हो सके, शुगर मिलों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग हो सके। और ये सब करते हुए हम किस प्रकार से किसानों की आय को बढ़ावें, किसानों की आय जो दूनी करने का जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे जो लक्ष्य है उसको हम कैसे पूरा करें, उस दिशा में एक कदम है। ग्रामीण रोजगारी पैदा करने के दिशा में भी यह एक कदम है। उसी तरह से जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें भी कमी लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सभी पासाओं को देखते हुए ये निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि एक नई जैव ऊर्जा नीति बनानी चाहिए। उस पर हम लोग 2-3 महीने से काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि अगस्त महीने की 11 तारीख को हमने इस अपनी ड्राफ्ट जो पॉलिसी थी उसे हमने वेबसाइट पे भी डाला था और उसी के एक दिन पहले ऊर्जा विभाग का एक बड़ा वर्कशॉप हुआ था, उसमें भी इसको विस्तृत चर्चा में हम ले गए थे और पूरे देश के जो एक्सपर्ट थे उन सबका सुझाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के को भी प्रेजेंटेशन किया गया, उनका भी अलग से मार्गदर्शन लेते हुए इस नीति को हमने आखिरी किया है, जिसमें 3 भागों में, एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरा बायोडीजल की व्यवस्था के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं और उसी तरह से बायो ब्रिकेट जिसको कहते हैं, बायो कोल भी जिसको कहते हैं, पैलेट बनाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये पॉलिसी 5 साल के लिए अमली होगी और उसमें मुख्य रूप से हम प्रोडक्शन पे
इंसेंटिव देने का हमने प्रावधान रखा है। जैसे उदाहरण के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक हम सब्सिडी देंगे। उसी प्रकार बायोकोल के उत्पादन पर 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की, और बायोडीजल के उत्पादन पर रुपया 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से 20 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान है। ये जो सारा का सारा जो ये सब्सिडी का जो प्रावधान है वो लगभग 15% उनकी लागत का बनता है। उसके उपरांत जहाँ ये व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि सरकार सभी जिलों में, और विशेष करके जहाँ इसका पोटेंशियल ज्यादा है उन जिलों में एडवर्टीजमेंट निकालेगी कि जो लोग इच्छुक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक तरफ उनके प्लांट लगाने की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें जमीन 30 साल के लिए 1 रुपए के टोकन पे देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर पे इसका एक कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि उनको वेस्ट मटेरियल मिलना भी चाहिए, पर्याप्त वेस्ट मटेरियल, पराली है या शुगर मिल का जो बायो प्रोडक्ट है वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि एक ही तहसील में बहुत ज्यादा न लग जाए कि उनको वायबिलिटी का प्रश्न आवे। तो उसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति इसकी निगरानी भी करेगी, और साथ में ये जो विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं या वेस्ट मटेरियल है, उस सब का एग्रीगेशन करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि तहसीलों में इस तरह के हमारे जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी मंडी समितियां हैं, या अन्य ऐसे जो सरकारी या पंचायत राज से जुड़े हुई संस्थाएं हैं, वो लोग अगर आगे आते हैं तो उन्हें भी हम प्रोत्साहित करेंगे इस नीति के तहत, जिससे कि वो वेस्ट मटेरियल का या बायो मटेरियल का एग्रीगेशन या इकट्ठा करने की कार्रवाई कर सके। और उस दिशा में उन जो एग्रीगेटर्स हैं उनको भी परिवहन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए और कलेक्शन के लिए, इन तीनों क्षेत्रों में जो संसाधन लगने हैं, जो उनके मशीनरी वगैरह लगनी है, उस पर भी 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं।